जय श्री राम बच्चों। कहाँ थे हम? हो गई थी 5 प्रॉपर्टी बताई थी। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, चार्जेस क्वांटाइज्ड, चार्जेस कंजर्व्ड, चार्जेस एडिटिव, चार्जेस नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे आज कूलाम्स लॉ की। चलिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रिपेल करते हैं तब भी वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं तब भी वो एक दूसरे पर फोर्स ही लगाते हैं। ठीक है, अब वो फोर्स कितनी होगी उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास है कूलाम लॉ। क्या कहता है कूलाम लॉ कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक की वैल्यू Q1 और एक की वैल्यू Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो इन दोनों में फोर्स लगेगी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये किससे डिसाइड होगा? अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव और अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव। अब ये फोर्स जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस की प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों बातें कंबाइन कर दे तो कहेंगे प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के। जब पूछूं तब बताना बेटा। और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना। और इतना लंबा ना लिखना पड़े इसलिए इसको लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ क्या होती है भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो फॉर्मूला बना फिर इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि Q1 Q2 बाय, ये जो फॉर्मूला बना ये एप्लीकेबल है केवल एयर में और फ्री स्पेस में, वैक्यूम में। तो अगर कोई मीडियम डाल दिया जाए तो फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R यूज़ करेंगे, या फिर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k यूज़ करेंगे। ये एप्सिलॉन R और स्मॉल k एक ही चीज़ होती है, नाम अलग अलग है। इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अलग अलग मीडियम में इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे वाटर के लिए 81 होती है, ठीक है। एयर के लिए 1 होती है, ठीक है। मेटल्स के लिए इनफाइनाइट होती है, या माइका के लिए 3 से 6 के बीच में होती है। ये सब मैंने आपको बताया। तो दिस इज ऑल अबाउट कूलाम्स लॉ।
जब भी हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस अवेलेबल होंगे तो उनके बीच में फोर्स लगेगी, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस की प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्क्वायर के। कंबाइन करके हम कह सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर या F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको खोल के F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इतनी बात समझ में आई? इसी के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं इसको कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज ऑलवेज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सन, देयर इज ऑलवेज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन in between 2 point charges which is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance in between them। ठीक है, this law is known as बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। हो गया? नेक्स्ट टॉपिक आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये जो लॉ हमने पढ़ा यही पढ़ा, इसको ध्यान से देखें तो इस तरफ ये क्वांटिटी जो फोर्स है ये वेक्टर होती है और ये सारी क्वांटिटी स्केलर होती है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसके अकॉर्डिंग स्केलर स्केलर के इक्वल होता है, वेक्टर वेक्टर के इक्वल होता है, लेकिन वेक्टर कभी स्केलर के इक्वल नहीं होता जैसा कि यहाँ हो रहा है। तो ये मैथमेटिकली तो सही है, प्रैक्टिकली सही है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली गलत है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो RHS पे क्वांटिटीज़ हैं इनको वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू तो नहीं बदलेगी लेकिन डायरेक्शन आ जाएगा। और जब दोनों तरफ डायरेक्शन आ जाएगा तो दोनों तरफ क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, वेक्टर नेचर की। जब दोनों तरफ वेक्टर, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे ये सही हो जाएगा। तो ये जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर आर कैप। यूनिट वेक्टर होता है किसी भी वेक्टर का वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस। तो ये हो गया आर स्क्वायर और आर क्या बन जाएगा, आर क्यूब। अब दोनों तरफ वेक्टर है और ये जो नई फॉर्म निकल के आई इसी को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। दिस फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ is known as वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्की बात? चले आगे। बातें नहीं करेंगे,
कुछ छोटी छोटी टर्म्स और आती हैं, जैसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक आती है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब इनफाइनाइट साइज की बॉडी होती है तो उस पर चार्ज फाइंड आउट करने के लिए इनकी हेल्प ली जाती है। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसको सिग्मा से, और इसको रो से। ठीक है, कुछ खास नहीं है ये। इसका मतलब चार्ज अपॉन लेंथ, इसका मतलब शाबाश, समझदार होगा तुम तो, और इसका मतलब ठीक है। तो भाई लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, और रो इज इक्वल टू क्यू बाय बी। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, और ये भी स्केलर है। ठीक, यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी कूलाम पर मीटर, इसकी यूनिट होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट होगी पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो इसका होगा ATL-1, ATL-2 और ATL-। समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताओ। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं भाई। डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स तो अभी अभी पढ़ी ताजी ताजी, ये पिछले साल पढ़ी थी 11th क्लास में। तो क्या डिफरेंस है? एक तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स और एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स में ये चार्जेस के बीच में काम करती है, और चार्जेस भी कैसे? पॉइंट चार्जेस। भाई लगती तो बड़े चार्जेस में भी है, शेप और साइज बड़ी हो तो, लेकिन कूलाम लॉ कैलकुलेशन में जो हेल्प करता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए काम करता है, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। ये काम करती है, और मज़े की बात, ज़रूरी नहीं मासेस पॉइंट मासेस हो, मासेस किसी भी शेप के किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। समझ रहे बात को? तो ये चार्जेस के बीच में काम करती है और ये मासेस के बीच में। तो दूसरा, ये एट्रैक्टिव भी हो सकती है, और अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव है तो कैसी होगी? दोनों नेगेटिव है तो कैसी होगी? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कैसी होगी? लेकिन ये हमेशा एट्रैक्टिव ही होती है। बात समझ में आई? ये शेप और साइज पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। ये नहीं करती, डू नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज।
ये थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मेरे पास दो बॉडी हैं, अगर दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, एक ये पॉइंट चार्ज है, एक ये पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसका मैं साइज बदल दूँ, इसको मैं इतना बड़ा स्फीयर ले लूँ, इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की? डिस्टेंस की। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूँ तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूँ तो बहुत बड़ा है। R1 लेता हूँ तो R1 की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए फोर्स बहुत ज़्यादा आएगी कैलकुलेशन करने पर। और R2 को यूज़ करके कैलकुलेशन करता हूँ तो R2 ज़्यादा है, इसलिए फोर्स बहुत कम आएगी। एक्चुअल फोर्स ना तो R2 से आएगी ना R1 से आएगी, तो कूलाम लॉ काम ही नहीं करेगा। कूलाम लॉ कब काम करता है? जब बॉडी कैसी हो? पॉइंट चार्ज। साइज बदलने से फोर्स बदल गई, समझ रहे हो? इंडक्शन हो जाएगा, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना, फोर्स बदल जाएगी। दूसरा फिनोमिना, अगर ये स्फीयर है तब भी ठीक, अगर ये बॉडी क्यूबिकल शेप की होती, अगर ये बॉडी क्यूबिकल शेप की होती तो क्यूब में शार्प पॉइंट होता है, एजेस कैसी होती हैं? शार्प। और फिजिक्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या कहते हैं? या फिर इसी का दूसरा नाम होता है शार्प पॉइंट इफेक्ट। क्या होता है? शार्प पॉइंट इफेक्ट। पहले आपके सिलेबस में होता था, हटा दिया गया है। इसी को कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं। अगर किसी बॉडी में कोई शार्प पॉइंट है, शार्प एज है, तो वो बॉडी अपने शार्प एज के थ्रू या शार्प पॉइंट के थ्रू चार्ज को एटमॉस्फेयर में लीक कर देती है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं शार्प पॉइंट इफेक्ट। इसीलिए शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के अराउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है ना। अच्छा, और चार्ज एटमॉस्फेयर में लीक हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो एक और टॉपिक होता था पहले आपके सिलेबस में, वेन डी ग्राफ जनरेटर, अब हटा दिया गया है। उसमें भी इसी का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें हाई पोटेंशियल डेवलप करना है तो किस शेप की बॉडी चूज़ करनी चाहिए? स्फेरिकल। क्योंकि बॉडी अगर स्फेरिकल होगी तो उसके पास कोई शार्प पॉइंट नहीं होगा। जितना भी चार्ज हम देंगे उसको, वो चार्ज उसके ऊपर एक्यूमुलेट कर जाएगा, और जब चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा तो धीरे धीरे चार्ज उस पर इंक्रीज़ होता जाएगा, तो पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन इसकी बजाय अगर हम कोई ऐसी बॉडी यूज़ कर रहे हैं, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, तो क्या है? उसके पास शार्प एजेस हैं, तो ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, चार्ज एटमॉस्फेयर में लीक हो जाएगा। जब चार्ज बदल जाएगा, जब चार्ज एटमॉस्फेयर में लीक हो जाएगा तो चार्ज की वैल्यू बदल जाएगी, और जब चार्ज की वैल्यू बदल जाएगी तो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी, समझ रहे हो? तो शेप बदलने से फोर्स, साइज बदलने से फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है शेप और साइज पर डिपेंड, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। किसी भी शेप की बॉडी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी पहले लग रही थी उतनी लगेगी। भाई ऐसा थोड़ी होता है, ऊपर छत पे से आप कोई चीज़ नीचे गिराएंगे तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप ग्रेविटी कहते हैं, उसी की वजह से नीचे आती है। कभी ऐसा होता है कि बॉडी की शेप डिफरेंट थी इसलिए डिफरेंट टाइम में नीचे आ रही है, या साइज डिफरेंट था इसलिए डिफरेंट टाइम में नीचे आ रही है? ऐसा तो नहीं होता। तो साइज का असर नहीं पड़ता, किस पर? ग्रेविटेशनल फोर्स पर। शेप का असर नहीं पड़ता, किस पर? ग्रेविटेशनल फोर्स पर। बात समझ में आई? तो हम क्या कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है डिपेंड करती है मीडियम पर, और ये डिपेंड नहीं करती है मीडियम पर।
क्यों नहीं करती पे डिपेंड? क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला है वो आपने क्या पढ़ा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल, नॉट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल शब्द का मतलब है, क्या मतलब है कि पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी और वो इतनी ही रहेगी, इतनी ही रहने वाली है। जबकि यहाँ पर जो कांस्टेंट आप पढ़ते हैं वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यही पढ़ा अभी। डिफरेंट मीडियम में इसकी वैल्यू डिफरेंट, तो फोर्स की वैल्यू भी डिफरेंट। मीडियम बदलने से रिलेटिव परमिटिविटी बदल जाएगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी बदल जाएगी। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये मीडियम पर डिपेंड, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड। बात समझ में आई? 4 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ऐसे वीक नहीं है। सड़क पे चलते हुए गिर के देखो, चोट लगेगी तो हफ्ते भर से पहले उठ जाओ तो बता देना, घुटने छिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो आग लगा देती है, ये तो जोरदार तरीके से स्ट्रॉन्ग है। कितनी स्ट्रॉन्ग है कैलकुलेट किया तो था, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे थे। 2.2 10 की पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्ग। कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है, अनकॉम्पेरेबल। मोल में भी 10 की पावर 23 होता है, ये तो 39 जा रहा है। तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आई? एक बार रिव्यू ले ले, फिर से रिकैप कर ले। ये पॉइंट चार्जेस के बीच में काम करती है, वो मासेस के बीच में काम करती है। ये एट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी हो सकती है, वो हमेशा एट्रैक्टिव ही होती है। ये शेप और साइज पे डिपेंड करती है, वो शेप और साइज पे डिपेंड। ये मीडियम पे डिपेंड करती है, वो मीडियम पे डिपेंड। ये बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़े या कल कंटिन्यू करें? चलिए कल कंटिन्यू करते हैं।